Good afternoon students, welcome to the YouTube channel of SN College of Pharmacy. Today we are going to learn about acidity of aromatic acids. This is my first lecture. As we have discussed in our last class, we can see that aromatic acids are acidic in nature. How can we prove? कैसे इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे let us consider this to be an aromatic acid. Aromatic group attached to COOH carboxylic group. कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि एरोमेटिक एसिड है? जब हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं किसी भी एरोमेटिक एसिड को, then we can see that it gives a hydrogen ion in the form of H3+. हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को रिलीज करता है किस फॉर्म में? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ये रिलीज कर रहा है। तो जब एक एरोमेटिक एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पे कार्बोक्सिलेट आयन देता है और साथ में हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन रिलीज करता है, तब उस कंडीशन को हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं और हम लोग एरोमेटिक एसिड को एसिडिक इन नेचर कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एनी एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इट गिव्स H+ आयन। तो यहाँ पे भी हमारा एरोमेटिक एसिड वाटर में डिसॉल्व करके कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है और साथ में H+ आयन रिलीज कर रहा है और ये H+ किस फॉर्म में पाया जाता है? हाइड्रोनियम H3O+ के फॉर्म में ये देखा जा सकता है। So by this we can say that aromatic acids are acidic in nature. Aromatic acids acidic nature के होते हैं, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं as we have discussed in our last lecture. अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमने आपके नोट्स में शेयर किया हुआ है, आप लोग नोट्स देख सकते हैं। उसमें आप लोग देखेंगे कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। किसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहा है? एरोमेटिक एसिड के। एरोमेटिक एसिड के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक एसिड। और हम लोगों को ये पता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम लोग डबल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ही कंपाउंड का जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ एनी एटम, तब उसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, ये भी एरोमेटिक एसिड की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी सारे एटम्स उसी जगह पे है, बस किस चीज में चेंज हुआ है? पोजीशन ऑफ बॉन्ड, पोजीशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है। फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहे हैं और इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया है और यहाँ से भी शेयर होके इन दोनों के बीच में अब डबल बॉन्ड आ गया है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये दोनों? ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे एरोमेटिक एसिड के। ठीक, नेक्स्ट हम लोग ये कार्बोक्सिलेट आयन को देख सकते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है इसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन के भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। दोनों ही फॉर्म में हम लोग देख पा रहे हैं कि एटम्स अपने जगह पे है, बस बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज किए हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इस ऑक्सीजन के ऊपर और इस ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन जो अवेलेबल है ये इजीली डोनेट होने के लिए अवेलेबल हो जाता है। इस हाइड्रोजन को हम लोग बहुत इजीली डोनेट कर सकते हैं, ये निकल जाएगा, बहुत इजीली ये निकल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा होता है तो किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखने की पावर बढ़ जाती है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था तो हाइड्रोजन को होल्ड करने की पावर ज़्यादा था, अब कम हो गया है। इस वजह से ये बहुत आसानी से रिलीज हो जाता है और एक बार ये रिलीज हो गया, ठीक, तो ये फिर दोबारा अपने पोजीशन में
नेचुरली रेगुलरली नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो ये क्या फॉर्म हो गया, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, ये कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में चला जाता है एरोमेटिक एसिड। और जब हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन के स्ट्रक्चर को, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तब हम लोग इस चीज को आसानी से देख पा रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये एरोमेटिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर लगभग पूरा सिमिलर है। इसके कंपैरिजन में इसके स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू एरोमेटिक एसिड। इसलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड आसानी से नहीं जाता है। एक बार हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में, फिर कार्बोक्सिलेट आयन दोबारा इसमें इच्छा नहीं होता कि हम फिर से एरोमेटिक एसिड बन जाए। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आपके नोट्स में आप लोग देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन के बारे में। ये क्या, कौन सा रिएक्शन है? एक्वस सॉल्यूशन में जब हम लोग एरोमेटिक एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तब ये कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोनियम आयन। अगर हम लोग इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बात करें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCO माइनस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCOOH। ठीक है, तब इससे हम लोग सीधा देख पा रहे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन के पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यह है कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा तो हमारा एसिडिटी भी बढ़ेगा, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट घटेगा तो हमारा एसिडिटी भी घटेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन कहाँ से आया? ये हाइड्रोजन के रिलीज होने की वजह से। अगर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा रिलीज होगा तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा मतलब एसिडिटी ज्यादा होगा। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, ठीक है, वाटर को हम लोग कंसिडर नहीं किए क्योंकि वाटर इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल, इट डजंट अफेक्ट द रिएक्शन। तो अगर हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर बढ़ता है दैट मीन्स हमारा H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, दैट मीन्स हमारा एसिडिटी भी बढ़ेगा। सिमिलरली अगर H3O प्लस घटता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट घटता है तो हमारा एसिडिटी भी घटेगा। इन्वर्सली अगर हम लोग pKa वैल्यू की बात करें माइनस log Ka की अगर हम लोग बात करें, जिसे हम लोग pKa कहते हैं, जिसे हम लोग pKa कहते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka का। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? क्योंकि ये ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि अगर pKa का वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगा और अगर pKa का वैल्यू घटेगा तो हमारा एसिडिटी बढ़ेगा। तो आज हमने एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स के बारे में जानकारी लिया। ये जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। हमने इसको प्रूफ किया कैसे? जब हम लोग एरोमेटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन देता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एसिड है। फिर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक एसिड देखा और हमने ये देखा कि जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इसमें सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इस वजह से वो बहुत आसानी से हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है और इस वजह से ये एसिडिक इन नेचर है। सेकेंड, इसके बाद हमने देखा कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हमने देखा कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है एरोमेटिक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन दोबारा एरोमेटिक एसिड नहीं बनना चाहता है और इस वजह से दिस इज कंसिडर्ड एज एसिड। ठीक, और उसके बाद हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज करते हुए एसिडिटी के बारे में जाना कि किसी भी चीज का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसका हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा, एसिडिटी कम होगा। फिर हमने pKa के बारे में बात किया विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, मतलब pKa का वैल्यू अगर घटेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा
और pKa का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगा। आज की इस लेक्चर में हमने जितना पढ़ाया आप लोग उसको ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। थैंक यू क्लास।